बिलासनगर गांव में एक सुंदर नाम का एक किसान रहता था। सुंदर के पास बहुत से खेत खलिहान थे। हर साल सुंदर के खेतों में अच्छी फसल होती थी, इसलिए उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। सुंदर के परिवार में उनकी पत्नी और उनका बेटा नंदू था। छोटा परिवार होने के कारण उनका खर्चा भी बहुत कम था। पूरा परिवार बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी से काम करता था। सुंदर स्वभाव से थोड़ा कंजूस था। उसने कभी भी किसी गरीब को एक पैसा भी दान में नहीं दिया था। सुंदर का बेटा नंदू बड़ा ही समझदार था। वह अपने पिता के सभी कामों में हाथ बटाता। एक दिन की बात है, सुंदर बाजार गया तो उसने एक गाय देखी। गाय बड़ी तंदुरुस्त और अच्छी थी। सुंदर गाय खरीदने का फैसला किया। गाय के मालिक से मोल भाव करके उसने 800 रुपए में गाय खरीद ली। सुंदर यह सौदा करके बड़ा ही खुश था कि उसने सही दाम पर गाय खरीद ली। वह सोचने लगा कि उसके घर में दूध की कोई कमी नहीं होगी। बाद में उसने 10 रुपए में एक मुर्गी खरीद ली। घर वापस आ गया। सुंदर की पत्नी गाय और मुर्गी को देखकर बड़ी खुश हुई, क्योंकि गाय अब रोज उसे दूध देगी और मुर्गी रोज अंडा। सुंदर कभी कभी अपने गांव के मंदिर में जाता था। सुबह सुबह मंदिर गया। मंदिर में उसकी मुलाकात पंडित जी से हो गई। सुंदर ने पंडित जी को अपनी नई गाय खरीदी हुई और मुर्गी के बारे में बताया। पंडित जी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, सुंदर, भगवान की कृपा से तुम्हारे घर में बहुत ही बरकत है कि कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं है। परंतु जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तुम कभी एक पैसा भी दान नहीं किया। शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य को अपनी कमाई में से कुछ दान अवश्य करना चाहिए। सुंदर ने कहा, पंडित जी, मैं जरूर आपकी बात पर अमल करूँगा। तभी पंडित जी तपाक से बोल पड़े, अगर दान ब्राह्मण को किया जाए तो उनका कई गुना पुण्य मिलता है। असल में पंडित जी चाह रहे थे कि सुंदर उन्हें कुछ दान दक्षिणा दे। सुंदर ने कहा, अवश्य पंडित जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और जल्दी ही दान दक्षिणा करने की व्यवस्था करता हूँ। यह सुनकर पंडित जी मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि सुंदर अवश्य ही उन्हें दान दक्षिणा के रूप में कुछ फल अवश्य देगा। घर पहुंचकर सुंदर ने इस पर काफी बारे में सोच विचार किया। उसने अपनी पत्नी से भी इस बारे में बातचीत की। दोनों पत्नी पत्नी ने इस बात पर सहमत थे कि पंडित जी को दान के रूप में अवश्य कुछ धन देना चाहिए। अगली ही सुबह सुंदर ने अपने बेटे नंदू को बुलाकर कहा, बेटा, तुम अभी गांव के पशु बाजार में जाकर हमारी गाय और मुर्गी दोनों को बेच दो। वापसी के समय गाय को बेचकर जो धन प्राप्त होगा वह पंडित जी को दक्षिणा के रूप में दे देना और मुर्गी का जो धन प्राप्त मिलेगा वह मुझे लेकर आना। नंदू को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह समझ गया कि पंडित महाशय उनके भोले भाले पिता का फायदा उठा रहे हैं, परंतु वह अपने पिता की बात को टाल भी नहीं सकता। वह सोचने लगा कि ऐसा करे जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसको एक तकलीफ सूझी। अगले दिन नंदू गाय और मुर्गी को लेकर बाजार गया और उनको बाजार में बेचने के लिए खड़ा हो गया। आधा दिन बीत गया, परंतु कोई भी खरीदार नहीं आया। तब एक आदमी आया जो गाय खरीदना चाहता था। वह नंदू के पास गया और पूछा, कितने में गाय बेच रहे हो? नंदू बोला, महाशय, सिर्फ 10 रुपए की है। वो आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा, मुझे यहाँ रहते हुए कितने साल हो गए, पर मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है कि गाय का दाम 10 रुपया हो। और यह क्या, गाय दूध देती है? नंदू बोला, हाँ, बिल्कुल देती है। 5 लीटर सुबह और 5 लीटर शाम को।
परंतु यह गाय चाहिए तो साथ में यह मुर्गी भी खरीदनी पड़ेगी। आदमी ने पूछा, अच्छा तो यह मुर्गी की कीमत क्या है? नंदू ने जवाब दिया, 800 रुपये। उस आदमी को यह सब एक जमीला सा लग रहा था, परंतु वह 810 रुपये में गाय और मुर्गी का सौदा बुरा भी नहीं लगा, तो उसने 810 रुपये देकर गाय और मुर्गी खरीद लिया। नंदू बड़ी खुशी से 810 रुपये अपनी जेब में रखे और सीधा घर पहुंच गया। पंडित जी के पास उसने पंडित जी को प्रणाम किया और 10 रुपये दक्षिणा के रूप में दिए, जो गाय की कीमत थी। पंडित जी ने उस दक्षिणा के रूप में मोटी रकम की आशा कर रहे थे। वह बेचारे मन मनोस कर रह गए। घर पहुंचकर नंदू ने 800 रुपये अपने पिता के हाथ में थमा दिए। इतने सारे पैसे देखकर सुंदर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने बेटे से पूछा, क्या तुमने गाय बेचकर उसके पैसे दान में नहीं दिया? नंदू बोला, पिताजी मैंने दोनों ही काम कर दिए। गाय को बेचने से जो पैसे मिले वह पंडित जी को दे दिए। मुर्गी के इतने सारे पैसे मैं घर लेकर आया। सुंदर अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तब नंदू ने उसे साफ साफ बता दिया। वह गाय 10 रुपये में बेचकर 10 रुपये पंडित जी को दे दिया और मुर्गी को 800 रुपये में बेचकर 800 रुपया घर ले आया। इस तरह से चालाक नंदू ने अपने पिता का कहना भी मान लिया और पैसे भी बचा लिए। नंदू के माता पिता भी उसकी उस हंसुआरी पर और चालाकी पर बहुत ही प्रसन्न थे। दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राजा वीरभद्र बड़ा दयालु शासक था, जो सचमुच जरूरतमंद होते थे उन्हें आर्थिक मदद देने में कभी सोच विचार नहीं करता था। जैसे कोई नया व्यापार आरंभ करना चाहता था अथवा कोई अपने परिवार को लंबी तीर्थ यात्रा पर ले जाना चाहता था। कोई बहुत दिनों से रोगग्रस्त था, के लिए धन का अभाव हो जाता था, तब वह निसंकोच उनकी मदद कर दिया करता था। आचार्य की बात यह है कि वे सभी राजा के पास वापस जाकर कृतज्ञता पूर्वक कहते थे कि उनका नया व्यापार बढ़ रहा है। उनके परिवार में अनेकों तीर्थ स्थलों के दर्शन कर देवी देवताओं के आशीर्वाद दिए हैं अथवा उसे रोग मुक्त हो गए हैं और जीवन निर्वाह के लिए काम करने योग्य हैं। राजा को यह देखकर प्रसन्नता होती थी कि समय पर दी गई उसकी मदद से अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन उसे दुख एक बात का था। वीरभद्र का दूर के रिश्ते में इसका चचेरा भाई था वीरमूर्ति, जो बहुत गरीब था। राजा उसके सचमुच मदद करना चाहता था, परंतु व्यक्ति की मदद से पूरा लाभ नहीं उठा पाता था। वीरमूर्ति एक अच्छा शिकारी था और विभिन्न विषयों पर कविताएं भी बनाता था और राजा को कविता सुनाता था। राजा कविता के बहुत प्रिय थी। वीरमूर्ति जब भी आंखें से वापस आता या कविता सुनाता तो राजा उसे पुरस्कार देता था। लेकिन धन का उपयोग करने से पहले ही या तो चोरी हो जाता अथवा मांग में थैला खो जाता। इस प्रकार से हमेशा गरीब का गरीब ही बना रहा। जब वह महल में आता तो वह मैले कुचले कपड़ों में होता अथवा भूखा प्यासा ही महल में आता। एक दिन वीरमूर्ति ढेर सारा शिकार के साथ महल में आया। राजा वीरभद्र उस पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपने दरबारियों के सामने उसे पुरस्कार देना चाहा। उसने उन सबको बुला के कहा कि आप सब मेरे चचेरे भाई वीरमूर्ति को जानते हैं। आज वे ढेर सारा शिकार करके अपनी बहादुरी दिखाई है। आप सबके सामने उसे पुरस्कार देना चाहता हूँ। तब राजा ने विधि पूर्वक उसे एक चमकदार नारंगी भेंट की।
मुस्कान के साथ उसे विदा किया। वीर मूर्ति ने छूकर राजा को धन्यवाद किया और दरबार से बाहर निकल गया। दरबार में कानाफूसी होने लगी। राजा के करीब चचेरे भाई के साथ शरारत तो नहीं कर रहे हैं। राजा ने कानाफूसी सुन ली, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। ना तो तेरे भाई और न ही दरबारियों को यह खबर थी कि पुरस्कार में दी गई नारंगी साधारण नहीं थी और उसमें मूल्यवान रत्न थे। वीर मूर्ति ने पुरस्कार के बारे में दोबारा नहीं सोचा। आखिर राजा ने दरबारियों के सामने उसकी बहादुरी की तारीफ की थी। उसके लिए यही बहुत बड़ी बात है। मामूली नारंगी से कहीं अधिक बड़ा पुरस्कार था। उसने अपने थैले में डालकर घर की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे एक भिक्षुक मिला। उसे अपना कटोरा उसके सामने बढ़ा दिया। वीर मूर्ति के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वे थैली से नारंगी निकाली और भिक्षुक के कटोरी में डाल दिया। तुम्हें भूख लगी होगी, इसे खा लो। यह कहकर वीर मूर्ति चलता गया। नारंगी असामान्य रूप से भारी था। भिक्षुक आश्चर्यजनक करने लगा कि ये तो बहुत चमकदार है, इसलिए इसे राजा के पास ले जाने से उन्हें निश्चित किया। पहरेदारों ने राजा की दानशीलता को जानते हुए भिक्षुक को महल के अंदर जाने दिया। जब दरबार के अंदर गया, राजा ने उसे आदर के साथ बैठाया। भिक्षुक नारंगी निकालते हुए कहा, महाराज कृपया करके इस भिक्षु का उपहार स्वीकार करें, किंतु इसके साथ मेरा आशीर्वाद है, चिरंजीवी भव। नारंगी को देखते ही वीरभद्र जान गए कि उसका अभागा भाई नारंगी का मूल्य नहीं समझ सका। उसे नारंगी स्वीकार कर ली और उसे चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला भेंट किया। भिक्षुक राजा को आशीर्वाद देकर चला गया। जब राजकीय आंखें की घोषणा की गई तो वीर मूर्ति भी आखिर में शामिल था। इस बार भी उसने पहले की तरह अनेक शिकार किए। राजा ने पुनः उसे पुरस्कार में ढाला कि वीर मूर्ति ने सोचा दूसरी नारंगी होगी, इसलिए उसने थैला में रखकर दरबार के बाहर चला गया। मुख्य द्वार पर आने से पहले कुछ एक दरबारी वे पान चबा रहा था। क्या तुम्हारे पास और अतिरिक्त पान है? वीर मूर्ति ने पूछा। उस पान के बदले दरबारी को नारंगी दे दी। दरबारी ने दबी हंसी के साथ उसे स्वीकार कर लिया। मैं जानता था कि उसे उसका क्या करना है। वह तुरंत राजा के पास गया, उसे नारंगी देते हुए बोला, आपके चचेरे भाई ने पान के बदले मुझे दे दिया है। आपने उसे 2 बार दी, लेकिन उसे संभाल कर आपने नहीं रखा लिया महाराज। उसे मदद करने का कोई फायदा नहीं है, कभी कामयाब नहीं होगा। और राजकीय खेत में उसकी बहादुरी के लिए राजा ने तीसरी बार और कसम खाई उसकी आखिरी मदद है। वीर मूर्ति ने जब राजा के हाथ से नारंगी ले तो जमीन पर गिरकर वो टुकड़ों में बिखर गए। उसके अंदर से मूल्यवान रत्न बाहर आ गए। क्षमा करें महाराज, राजा वीरभद्र बड़ा दयालु शासक था, जो सचमुच अंदर के मूल्यवान रत्न बाहर आ गए। क्षमा करें महाराज कहकर माफी मांगते हुए वीर मूर्ति ने रत्न को एक एक करके चुनने लगा। साथ ही चकित भी था। उसे राजा के चचेरे की ओर देखा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भाई, तुम्हारा भाग्य खुल गया। जब भी मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, तकरीबन इनकार करते रहो। तुम नारंगी दूसरे को दे दी, अब तुम भी बन जाओगे धनवान।
राजा वीरभद्र ने उसे इतना सोना देकर विदा किया कि उसकी जिंदगी भर चले और धनवान आदमी बन गया। लेकिन उसने निश्चित किया कि वह भी अपने भाई की तरह जरूरतमंद लोगों की मदद करेगा। धन्यवाद।